सभी को नमस्कार। जनपद अभियांत्रिकी में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इरिगेशन एफिशिएंसीज। इरिगेशन एफिशिएंसी का मतलब है एक तरह का रेशियो होता है जिसको हम डिनोट करते हैं नीटा से, और नीचे तो लिखेंगे कि हमने इनपुट कितना लगाया, ठीक है, कि मतलब इनपुट में हमने कितना पानी दिया और उस इनपुट का हमें कितना आउटपुट मिला मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें डिनोट करना है इसे एज ए परसेंटेज, ठीक है। तो ये कहलाती है हमारी एफिशिएंसी। इरिगेशन एफिशिएंसी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। इसे एफिशिएंसी ऑफ कन्वेयंस, एप्लीकेशन की एफिशिएंसी, ठीक है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे है पहली हमारी वाटर कन्वेयंस एफिशिएंसी। efficiency of water conveyance। इसको डिनोट करते हैं नीटा सी से, क्योंकि कन्वेयंस का सी डिनोट करना है। अब कन्वेयंस का मतलब क्या है कि वो रिवर में कितना फ्लो कर रही है, राइट। हमारी रिवर में, स्ट्रीम में, यहाँ पर जैसे एनाल हमारे इरिगेशन सिस्टम में मतलब कैनाल की बात कर रहे हैं हम, तो कैनाल में कितना फ्लो करेगी। तो इनपुट तो क्या होगा, वाटर फ्लोड इन कैनाल, और आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा, वाटर डिलीवर टू फील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। कि हमने कैनाल में जितना वाटर डाला था और उसके बाद हमें फील्ड में कितना मिला, वो हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेयंस। अब इसमें लॉसेस क्या क्या होंगे, लॉसेस होंगे हमारे ट्रांजिशन, या फिर जिनको हम बोलते हैं हमारे ट्रांसमिशन लॉसेस, जो कि क्या होते हैं, जैसे कि हमारी कैनाल बह रही है, तो कैनाल अगर बह रही है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, इवेपोरेशन हो सकता है, प्लस साथ में लॉसेस क्या हो जाएंगे, इवेपोरेशन के साथ परकोलेशन लॉसेस, कि पानी हमारा सीप कर जाएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी एफिशिएंसी ऑफ वाटर कन्वेयंस। और जल्दी हमसे पूछता है कि लॉसेस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एफिशिएंसी हमारी एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। सेकंड है इरिगेशन एफिशिएंसी ऑफ वाटर एप्लीकेशन। अब वाटर एप्लीकेशन में क्या होगा कि मतलब हमने फील्ड में कितना डाला है, इनपुट फील्ड में कितना दिया है, और उस फील्ड का वाले पानी का कितना हमारे रूट जोन में स्टोर हो गया है। डिनोट करते हैं इसे नीटा ए से, ठीक है। इनपुट क्या रहेगा, वाटर डिलीवर टू फील्ड, और ऊपर आ जाएगा वाटर स्टोर्ड इन हमारा रूट जोन। परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो वापस इसमें क्या लॉस हो जाएंगे हमारे, इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के परकोलेशन के लॉसेस, और उसके साथ में कुछ वाटर हमारा रन ऑफ कर जाएगा, यानी कि अगर स्लोप सरफेस है तो पानी आगे डायरेक्ट बह जाएगा बजाय रूट जोन में स्टोर होने के, ठीक है। तो ये थी हमारी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हमारा एफिशिएंसी ऑफ वाटर स्टोरेज। ये हमारी क्या रहती है कि इसे नीटा एस से डिनोट करते हैं वाटर स्टोरेज की जो एफिशिएंसी है। ये रहता है इनपुट में तो क्या होगा, वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन प्रायर टू इरिगेशन। इरिगेशन से पहले हमारे रूट जोन में कितनी वाटर की डेफिशिएंसी थी, वो वाटर कितना रिक्वायर्ड है, और उसके बाद वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, ठीक है। अब इसमें और एप्लीकेशन वाले में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी में तो क्या था, दोनों में ऊपर क्या है, वाटर स्टोर्ड इन रूट जोन, लेकिन उसमें क्या था, वाटर डिलीवर टू द फील्ड,
और इसमें वाटर रिक्वायर्ड इन रूट जोन प्रायर टू इरिगेशन, और परसेंटेज में नोट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया हमने। वापिस इसमें लॉसेस हमारे क्या क्या हो जाएंगे, वही परकोलेशन, इवेपोरेशन और रन ऑफ के। ठीक है, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एफिशिएंसी हमारी एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज। एफिशिएंसी ऑफ वाटर यूज, ठीक है, नीटा यूज से डिनोट किया जाता है जनरली इसे। इसमें क्या होगा, इनपुट तो हमारा क्या है कि वाटर डिलीवर टू फील्ड, ठीक है, या फिर लिखा होगा कि वाटर एक्चुअली अप्लाइड, ये तो हो गया हमारा इनपुट। अब उस वाटर एक्चुअली अप्लाइड में से हमारा आउटपुट कितना है कि वाटर हमने कितना बेनिफिशियली यूज किया है उसका, कि हमारे इरिगेशन में उसका कितना फायदा हुआ है, वाटर बेनिफिशियली यूज्ड, ठीक है, और परसेंटेज में डिनोट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। अब बेनिफिशियली यूज का मतलब है यहां पर इवेपो ट्रांसपीरेशन की जो प्रोसेस होती है, इवेपो ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन भी हो रहा है, ट्रांसपीरेशन भी हो रहा है। इवेपोरेशन तो मतलब जो किसी प्लांट के आसपास की सॉइल है वहां से वाटर का इवेपोरेट हो जाना, और ट्रांसपीरेशन का मतलब है प्लांट जो पानी को सोख रहा है, उसके बाद ये अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाता है, फूड बनाने के बाद ये वाटर को इवेपोरेट जब कर देता है लीफ से होते हुए, लीफ के स्टोमेटा से बाहर निकलते हुए, तो वो जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं हम ट्रांसपीरेशन। ठीक है, जब इवेपोरेशन, इवेपो ट्रांसपीरेशन हो गया और उसी के साथ हमारी लीचिंग होगी। ठीक है, लीचिंग का यहाँ पे मतलब है हमने कोई सॉइल ली, ठीक, इस सॉइल में क्या हो गया, यहाँ पे बहुत सारे साल्ट इकट्ठा हो गए। अब हमने पढ़ा था हमारे पिछले लेक्चर में कि सोल्ट वगैरह ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाता है, प्लांट हमारा बिल्टअप हो जाता है। ठीक है, तो सोल्ट को हटाएं तो हटाए कैसे, ऐसे तो है नहीं कोई मिट्टी को ऐसे बैठ के छानेंगे हम, तो इसके ऊपर क्या किया जाता है, एक बड़ी अमाउंट का वाटर यहाँ पर स्टैंड कर दिया जाता है। ठीक है, अब वाटर क्या करता है, धीरे धीरे परकोलेट करता है, सीप करता है, सीप करते हुए ये इस सोल्ट को डिसोल्व करते हुए ग्राउंड वाटर टेबल में ले जाता है या फिर सॉइल में नीचे ले जाता है ये। ठीक है, तो जिससे ऊपर की जो सॉइल होती है सोल्ट फ्री हो जाती है और हमारी ग्रोथ है इरिगेशन की वो इजिली हमें मिल जाती है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लीचिंग, वो भी क्या हमारा बेनिफिट है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वाटर बेनिफिशियली यूज्ड। तो इसमें क्या रहता है, मान लीजिए हमारा कोई फील्ड है, ठीक है, उस फील्ड के इस पॉइंट पर डेप्थ मान लेते हैं हम x1, ठीक है, और इस पॉइंट पर मान लेते हैं पानी की डेप्थ लगी है हमारी x2 तक। ये पानी की डेप्थ है कि कितनी वाटर डेप्थ हमारा स्टोर हुआ है इसमें, तो इन दोनों को मिला देते हैं। इसमें देखते हैं कि इसमें कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वाटर। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए नीटा डी से डिनोट करते हैं इस एफिशिएंसी को। ये रहता है हमारा 1 माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल डी मल्टीप्लाई बाय 100। कैपिटल डी का तो मतलब है ये जो हमने वाटर की अलग अलग डेप्थ लगाई हैं इनका एवरेज। ठीक है, एक तरह से इनका क्या हो गया, मीन हो गया ये। ठीक है, और स्मॉल डी मेरा क्या रहता है, ये जो डेप्थ है x1 और x2 इनका जो डेविएशन आएगा मीन के साथ में कि x1 माइनस डी उसका मोड लेंगे प्लस x2 माइनस डी उसका भी मोड लेंगे, क्योंकि हमें क्या खाली उनका मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। यहाँ पे प्लस माइनस का साइन से कोई लेना देना नहीं है हमें, और उसका वापिस मीन ले लेंगे। तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये है इसका स्मॉल डी, मतलब कि जो डेप्थ हैं उनके डेविएशन का, ठीक है, ये जो डेप्थ है हमारी x1 और x2 वाटर की डेप्थ है, मीन से कितना डेविएट हो रहा है और जो भी डेविएशन आ रहा है उसका भी हमें वापस एवरेज लेना है, वो क्या वैल्यू होगी, स्मॉल डी। अगर हम मान लेते हैं कि x1 और x2 दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो मतलब कि वाटर हमारा देखने में ही बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, देखने में बराबर डिस्ट्रीब्यूट है, x1 x2 बराबर, दोनों का x ही मान लिया, मतलब कि वैल्यू क्या आ जाएगी, एवरेज की x आ जाएगी। ठीक है, जो हमारा मीन आना था कैपिटल डी वो x आ जाएगा, तो मतलब अब x माइनस डी करूंगा, x माइनस एक्स, तो ये जीरो, ये जीरो, तो यहाँ पर ये जीरो आ जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की जो एफिशिएंसी है पूरी आ जाएगी 100%।
तो मतलब अगर हमारी सारी वाटर की डेप्थ है इक्वल है तो उसे क्या बोल देंगे हम, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी 100%। और यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि दो डेप्थ है x1 x2, काफी हो सकती है, 10 से ज्यादा 15 भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, सबका एवरेज लेना है और जितना भी एवरेज से डेविएट हो रहा है उनका मॉडुलस लेके सबका एडिशन करके सब उनका मीन ले लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट इरिगेशन वाला, ठीक है, ना कि सॉइल वाला, वो अलग रहता है। इरिगेशन का यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट या फिर इसको बोला जाता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी, और ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा, अब हम पढ़ेंगे कंजम्पटिव यूज। क्या पढ़ेंगे हम, कंजम्पटिव यूज, ठीक है। सीयू से डिनोट किया जाता है। तो जब भी हमारा प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, तब इस प्लांट को क्या चाहिए, पानी, ठीक है, ग्रो करने के लिए। और पानी का क्या होता है, जैसे हमने पानी लगाया तो आसपास की जो सॉइल है वहां से तो पानी का क्या होगा, इवेपोरेशन, ठीक है। और ये जो अपनी रूट्स हैं इस पानी को सोखेंगी इधर से सॉइल में से। पानी को सोखने के बाद ये क्या करती हैं, कोई लीव होती है, ठीक है, उस लीव के ऊपर छोटे छोटे ऐसे पोर्स बने होते हैं जिनको बोलते हैं हम स्टोमाटा, ठीक है। इस स्टोमाटा के थ्रू वाटर है हमारा हवा में प्रेजेंट CO2 के साथ रिएक्शन करता है सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस। और इसके थ्रू ये क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट बनाने के साथ ये वाटर है जो हमारा पोर्स के थ्रू इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। पोर्स के थ्रू इवेपोरेट होता है, उसे हम बोल देते हैं हमारा ट्रांसपीरेशन। और इन दोनों प्रोसेस को एक साथ बोला जाता है इवेपोट्रांसपीरेशन। और जो हमारा इवेपोट्रांसपीरेशन को अगर हम किसी टाइम इंटरवल में मेजर करते हैं, किसी एक फ्रीक्वेंट पीरियड के हिसाब से कि एक घंटे में कितना इवेपोट्रांसपीरेशन हुआ, एक दिन में कितना हुआ, एक साल में कितना हुआ, तो उसको बोला जाता है हमारा कंजम्पटिव यूज, ठीक है। इसको फ्रीक्वेंसी के हिसाब से देखते हैं कि जनरली मेजर किया जाता है डे में, कि मान लीजिए 5 mm पर डे को इसको पानी की डेप्थ लग रही है, और ये किसकी है, इसकी इवेपोट्रांसपीरेशन नीड्स। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी हो, इवेपोट्रांसपीरेशन नीड्स एक्सप्लेन्ड इन पीरियोडिकल इंटरवल, ठीक है, कि पर डे के हिसाब से इवेपोरेशन ट्रांसपीरेशन नीड को हम क्या बोलते हैं, हमारा कंजम्पटिव यूज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए अब फैक्टर अफेक्टिंग कंजम्पटिव यूज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला फैक्टर तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर जितना ज्यादा है हमारा इवेपोरेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगर सनलाइट है तो सनलाइट के कारण, क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है खाली सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, इसलिए मोस्टली जो हमारा ये कंजम्पटिव यूज आ रहा है किसके थ्रू आता है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू। इवेपोरेशन तो पूरे दिन भर चलता रहता है, कि दिन में भी रात में भी चलता है, लेकिन ट्रांसपीरेशन जो है खाली सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब डे में ही होता है। इसलिए 95% लगभग हमारा जो कंजम्पटिव यूज होता है डे में ही कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको क्या वेरी कराएगा, विंड, ह्यूमिडिटी, ठीक है, क्योंकि विंड और ह्यूमिडिटी से भी क्या है, इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन वेरी करते हैं। विंड अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हुए इसमें एक होता है कि हम कंजम्पटिव यूज को मेजर करने के मेथड क्या होते हैं, ठीक है, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। आपको इन मेथड्स के खाली नाम याद करने, ऐसा नहीं कि आप मेथड पूरा पढ़ने बैठते, किसी काम के नहीं होते ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेथड के नाम क्या क्या है हमारा, एक तो ब्लेनी क्रेडल इक्वेशन, ठीक है, क्लास ए पैन इवेपोरेशन, ठीक है,
और एक होता है हमारा पेनमैन्स इक्वेशन। ठीक है, आपको खाली नाम याद करने की, हमारे पास 4 ऑप्शन होंगे, 3 इसमें ये दे रखे होंगे, चौथा कोई अलग होगा, तो आप चूज कर लेंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जनरली। आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे हम, एक होता है हमारा पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन और एक होता है हमारा एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। कंजप्टिव यूज के ऊपर ये पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, इसको तो डिनोट करते हैं PET से। और दूसरा होता है हमारा एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। ये क्या रहता है हमारा डेप्थ ऑफ वाटर। ठीक है, डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर फुल ग्रोथ ऑफ प्लांट। ठीक है, कि प्लांट की फुल ग्रोथ के लिए जो इवेपोट्रांसपिरेशन की नीड के लिए जितना डेप्थ ऑफ पानी चाहिए होता है उसके एंटायर बेस पीरियड में, उसे तो हम क्या बोल देते हैं हमारा पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। और जो एक्चुअल हम पानी प्रोवाइड कराते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं हमारा एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, अगर हमारा एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन से कम रह जाता है तब क्या होगा, ग्रोथ हमारी उतनी मैक्सिमम नहीं मिल पाएगी, मैक्सिमम यील्ड हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम हमारा इफेक्टिव रेनफॉल। इफेक्टिव रेनफॉल में क्या रहता है, आरई से डिनोट किया जाता है जनरली से। जब भी बारिश होती है तो बारिश का जितना पानी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन की नीड के लिए मतलब बेनिफिशियली यूज होता है उसे तो हम कहते हैं हमारा इफेक्टिव रेनफॉल। इसमें जो हमारा रन ऑफ वाटर रहता है उसे हम एक्सक्लूड कर देते हैं। ठीक है, रन ऑफ वाटर को हम क्या कर देते हैं, काउंट में नहीं करते हैं। ओनली वाटर यूज्ड इन इवेपोट्रांसपिरेशन इज काउंटेड। ठीक है, कि इवेपोट्रांसपिरेशन में जितना वाटर यूज हुआ खाली उसे काउंट करेंगे, और जो पानी हमारा ऐसे रन ऑफ हो गया मतलब कि बह चला गया वो, उस पानी को हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो ये कहा जाता है हमारा इफेक्टिव रेनफॉल। अब हम पढ़ेंगे इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स के बारे में। एक तो होती है हमारी कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट। और एक रहती है हमारी नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, और भी होती है ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट वगैरह, लेकिन वो हमारे इतने काम की नहीं है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों है, CIR और NIR, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कंजप्टिव यूज करना है। ठीक है, CIR का मतलब क्या हो जाएगा, कंजप्टिव यूज करना है। अगर हमारी बारिश होगी तो वो क्या हो जाएगी, जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है कम हो जाएगी, क्योंकि रेनफॉल क्या होता है, इफेक्टिव होता है, हमारे लिए लाभदायक होता है। और ये क्या इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमें थोड़ी सी खेती कम करनी पड़ेगी। सॉरी खेती नहीं, हमें इरिगेशन कम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट ये किसके बराबर होता है कि CIR तो इसमें है ही है। ठीक है, कि कंजप्टिव इरिगेशन रिक्वायरमेंट तो यूज करना ही है, उसके साथ में जो लीचिंग की प्रोसेस में हमें पानी चाहिए। ठीक है, लीचिंग और अदर लॉसेस होते हैं, उनके लिए जो पानी चाहिए उसे हम क्या बोल देते हैं, हमारा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। लॉसेस यहां पर भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये था हमारा नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट। आगे बढ़ते हुए हमारा हो जाएगा, अब हम पढ़ेंगे सॉइल और हमारे मॉइस्चर के बीच में क्या रिलेशनशिप रहती है। सॉइल मॉइस्चर इरिगेशन के बीच में जो रिलेशनशिप है, इसे हम इस डायग्राम से समझेंगे। सबसे नीचे तो क्या रहता है, ग्राउंड के नीचे एक इम्परवियस लेयर होती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इम्परवियस
स्ट्रेटा जनरली हार्ड रॉक वगैरह रहती है, इसके ऊपर पानी सीप नहीं कर सकता, पर्कुलेट नहीं कर सकता, ऊपर ठहर जाएगा एक हिसाब से। उसके ऊपर क्या आती है, एक ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, जो ग्राउंड वाटर टेबल रहता है हमारा, इसमें क्या रहता है कि पानी यहां से थोड़ा थोड़ा सीप करते हुए कैपिलरी एक्शन के कारण कुछ दूर तक सॉइल को सैचुरेट कर देता है। इसे हम क्या बोल देते हैं, हमारा कैपिलरी जोन। ठीक है, कैपिलरी जोन के ऊपर क्या रहता है, हल्का सा एक इंटरमीडिएट जोन होता है। इस इंटरमीडिएट जोन के ऊपर फिर हमारा आ जाता है रूट जोन। ठीक है, जहां तक हमारी प्लांट की रूट्स रहती है, ये ऊपर प्लांट्स हैं, प्लांट्स की रूट इस तक वेरी करिए यहां तक, इसे हम क्या बोलते हैं, रूट जोन। और ये जो प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यही रूट जोन होता है कि यहां तक पानी लगना चाहिए। ठीक है, और पूरी अगर सॉइल सैचुरेटेड रहती है कि सॉइल के अंदर थोड़ा सा पानी लगा दिया हमने ऊपर से, तो ये क्या हो गया, इसको कहते हैं हमारा सॉइल मॉइस्चर। ठीक है, नीचे तो होता है ग्राउंड वाटर, और जो हमारा इस ग्राउंड में हल्का सा मॉइस्चर होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, हमारा सॉइल मॉइस्चर। ये रूट जोन, इंटरमीडिएट जोन, कैपिलरी जोन। तो पानी किधर किधर से मिल सकता है, एक तो हम ऊपर से लगाएंगे, इस रूट जोन तक आएगा। दूसरा, ग्राउंड वाटर टेबल के थ्रू होते हुए इंटरमीडिएट जोन को क्रॉस किया और रूट जोन तक पहुंच गया, तो ये पानी भी बेनिफिशियल है और रूट जोन का पानी भी हमारे लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये तो होती है रिलेशनशिप हमारी सॉइल और उसके मॉइस्चर के बीच में, कि ऊपर से भी पानी लग सकता है हमें, नीचे से भी पानी बेनिफिशियली यूज हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे हमारा इरिगेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे बोलते हैं हम फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो फील्ड कैपेसिटी में क्या होता है, ग्राफ से समझते हैं इसे डायग्राम बनाते हुए। ये मेरी ग्राउंड थी। ठीक है, ग्राउंड में ऊपर से मैंने कुछ पानी लगाया, तो पानी धीरे धीरे ये सीप करेगा, इधर पर्कुलेट करेगा। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, जहां तक ये पानी जाता है तो सोइल के पार्टिकल इसको रिटेन करने की कोशिश करते हैं। कुछ पानी तो ग्रेविटी के थ्रू नीचे चला जाता है ग्राउंड वाटर टेबल में हमारी। ठीक है, ग्रेविटी के थ्रू जाता है जो, उसे तो हम बोलते हैं हमारा ग्रेविटी वाटर। ठीक है, और उसके बाद कुछ पानी सरफेस टेंशन के थ्रू यहां पर आ जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते थे, हमारी फील्ड कैपेसिटी। ये सरफेस टेंशन के कारण ग्रेविटी के अगेंस्ट रुका हुआ पानी होता है, इसे हम क्या बोलते थे, हमारी फील्ड कैपेसिटी। उसके बाद हल्के से केमिकल बॉन्डिंग के कारण, लूज केमिकल बॉन्डिंग के कारण भी कुछ पानी आ जाता है, जिस पानी को हम बोल देते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ठीक है, तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है, ये तो नॉट यूज बाय प्लांट। ठीक है, क्योंकि प्लांट में इतनी ताकत नहीं है कि इन केमिकल बॉन्ड्स को तोड़कर, स्ट्रॉन्ग एडेशन फोर्सेस है, डबल लेयर, डिफ्यूज डबल लेयर बोलते हैं एक्चुअली इसे, जो कि हम सॉइल में पढ़ेंगे। तो उसके कारण ये पानी जुड़ा हुआ है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, उससे ये तोड़ नहीं पाता है। लेकिन सरफेस टेंशन के कारण जो पानी जुड़ा हुआ है इनके पार्टिकल के साथ में, यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी रिटेन हो रखा है, उसको तो क्या करेगा, ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू सब कर लेगा, यूज कर लेगा। किसके थ्रू, कैपिलरी एक्शन के थ्रू। इसलिए इसको कई बार कैपिलरी वाटर भी बोला जाता है। तो ये जो पूरा पानी होता है, जिसमें दो पार्ट है, क्या क्या है, एक तो सरफेस टेंशन के कारण रुका हुआ है और दूसरा हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर है। तो इसके दो पार्ट है, जो ऊपर वाला वाटर होता है, ठीक है, ये तो होता है यूजेबल बाय प्लांट्स, और नीचे वाला हाइग्रोस्कोपिक वाटर है जो ये वाला, ये हो जाएगा नॉट यूजेबल बाय प्लांट्स। ठीक है, ये प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होगा और ये अवेलेबल फॉर प्लांट्स हो जाएगा। और जो प्लांट के लिए अवेलेबल है उसे हमने बोल दिया हमारा फील्ड कैपेसिटी। उसके बाद फील्ड कैपेसिटी के नीचे तक, ठीक है, एक पॉइंट आता है जो अपना प्लांट है, मैक्सिमम की यहां तक ही पानी वो सोख सकता है, इसके ज्यादा नीचे जा नहीं पाएगा। तो वो मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है, जहां तक प्लांट हमारा पानी को सक कर सकता है,
यूज कर सकता है इरिगेशन पर्पज से, उस पॉइंट को बोलते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। यानी कि इस पॉइंट के बाद अगर पानी है हमारा तो वो यूज नहीं कर पाएगा प्लांट, जिसके कारण प्लांट विल्ट अप हो जाएगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अभी जो सारा पानी था वो भी यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे तो यहां तक पहुंचते, जैसे मेरा हाथ यहां तक पहुंच रहा है, अब मैं थोड़ा खींचने की कोशिश करूंगा, यहां तक पहुंच तो जाऊंगा लेकिन थोड़ा जोर आएगा मुझे। तो वही होता है कि शुरू का जो 75 से लेकर 80% तक का जो पानी होता है, खाली वही यूज कर पाता है प्लांट इजीली ऑप्टिमम यूज के लिए, ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर। टोटल अवेलेबल मॉइस्चर तो क्या था, जो हमारा फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में था, उसे तो बोल दिया हमने हमारे रेडिली सॉरी अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। और जो 75 to 80% इसका अवेलेबल मॉइस्चर का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, हमारा रेडिली अवेलेबल, जो कि प्लांट की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए यूज होते हैं। अब इसे हम थोड़ा सा क्लीन डायग्राम से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो नीचे तो क्या था, ग्राउंड वाटर है, वो हमारे कोई काम का नहीं, हमें खाली अभी फील्ड कैपेसिटी का देख रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से लेकर तो फील्ड कैपेसिटी के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट तो क्या था हमारा, कैपिलरी वाटर, जो कि सरफेस टेंशन की मदद से ग्रेविटी के अगेंस्ट यहां पर रिटेन हो रखा है। और नीचे वाला पानी, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ये दोनों फील्ड कैपेसिटी के पार्ट हैं, ठीक है। तो ये जो पानी होता है कैपिलरी वाटर, प्लांट उसे यूज कर पाता है, तो ये तो क्या हो गया, नॉट अवेलेबल फॉर प्लांट्स। और ये वाला हो गया अवेलेबल फॉर प्लांट्स, ठीक है। तो खाली इतना ही पानी जब यूज हो पा रहा है तो हमारा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां पर, कि पानी को इतना यूज कर पा रहे हैं। और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट और फील्ड कैपेसिटी के बीच में जो पानी होता है उसे हम क्या बोल देते हैं, हमारा अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है। और 75 to 80% जनरली पूछा जाता है हमसे ऑब्जेक्टिव में कि रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, तो होता है 75 to 80 ऑफ अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, या फिर एफसी माइनस पीडब्ल्यूटी ऑफ पीडब्ल्यूटी का 75 to 80%, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो यही क्या होता है, इसको बोलते हैं रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, और यही अवेलेबल होता है हमारी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, ठीक है। इरिगेशन में क्या होता है कि रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट से नीचे पानी नहीं गिरना चाहिए। अगर इससे पानी नीचे गिरता है तो प्लांट की यील्ड मैक्सिमम नहीं मिल पाएगी, अच्छी ग्रोथ नहीं मिलेगी, ड्रॉप यील्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा कि पानी तो पहले कितना था, शुरू में पानी हमने इतना लगा दिया, उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम के लिए जैसे जैसे पानी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, जैसे ही इस पॉइंट पर आया कि रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट पर आ गया, सॉरी यहां पर नहीं मान रहे, इस पॉइंट पर मान रहे हम थोड़ा सा ऊपर, जैसे ही रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट पर आया, वापस हमें पानी लगाना पड़ेगा। और ये जो इंटरवल रहता है, ठीक है, कि इतना पानी हम लगा रहे हैं, इसको क्या बोल देते हैं हम, हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इसी इंटरवल को हम क्या बोल देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। थोड़ा सा क्लीन डायग्राम से समझते हैं इसे। ये तो क्या हो गया, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। और ये अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, ये किसके बराबर होता है, 75 to 80% ऑफ एएमसी, यानी कि अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। शुरू में पानी क्या था, फुल था, उसके बाद इसमें डिक्रीज आएगा, ठीक है, पानी के अंदर डिक्रीज आ जाएगा, क्योंकि प्लांट ने पानी सक कर लिया, वापस हमें क्या करना पड़ेगा, पानी को रिप्लेनिश करना पड़ेगा, वरना प्लांट की हमें यील्ड नहीं मिल पाएगी। तो ये जो टाइम इंटरवल है, इसी टाइम इंटरवल को हमने क्या बोल दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ में रेडली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट किसके बराबर होता है, ठीक है। टोटल होगी फील्ड कैपेसिटी, उसमें से पीडब्ल्यूटी को माइनस कर दिया। अब इनके बीच में एक रिलेशन होता है
कि ये पानी की जो डेप्थ थी वो कितनी डेप्थ स्टोर हुई है। ठीक है, तो डेप्थ ऑफ वाटर कितनी स्टोर हुई है वो आता है फील्ड कैपेसिटी में से परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट को माइनस कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब यूनिट वेट ऑफ जो सॉइल है, ड्राई सॉइल। ठीक है, यूनिट वेट ड्राई सॉइल का, या फिर ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल भी बोल सकते हैं इसको, उसका उतने ही वॉल्यूम के पानी के यूनिट वेट के साथ रेशियो होता है, उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देते हैं। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी डिनोट करते हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम डेप्थ ऑफ रूट जोन से। तो ये जो रिलेशनशिप शो करता है ये क्या होता है, डेप्थ ऑफ वाटर को शो करता है। काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और ये हमारे को ये जो क्वेश्चन है हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर रहता है हमारे कन्वेंशनल पेपर, उसमें भी काफी बार पूछा जा चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करके लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो ये तो थी हमारी डिफरेंट इरिगेशन एफिशिएंसीज, और उसके साथ में हमने पढ़ा फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एटसेट्रा। ठीक है, तो होप सो आपको पसंद आएगा। तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाने का। थैंक यू।